हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस में। ये आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की सबसे पहले डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है डिजीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी है, ठीक है ना। लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी की डिजीज है, ठीक है। वर्ड्स को तोड़ना सीखो, डेफिनेशन याद कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, रट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है ना। तो ये डिजीज है लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी की, और इसको कैरेक्टराइज करते हैं इंडोथीलियल डिस्फंक्शन से, वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन से, और बिल्डअप ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड सेलुलर डिबरीज। इतना तो हम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के कारण ये बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड के डिपोजिशन के कारण ये बीमारी होती है, और इसमें हमारी आर्टरीज जो है ऑक्लूड हो जाती है, जिससे इस्चीमिया हो जाता है। तो इतना बेसिक चीज जानते हो। इसके अलावा इसमें इंडोथीलियल डिस्फंक्शन होता है, वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इट प्राइमरीली इफेक्ट्स इलास्टिक आर्टरी, ठीक है ना। ये इलास्टिक आर्टरीज को प्राइमरली इफेक्ट करते हैं। आपने अपनी एनाटॉमी में पढ़ा है कि इसके एग्जांपल्स होते हैं अओर्टा, कैरोटिड आर्टरी, इलियाक आर्टरी, ठीक। अब इलियाक आर्टरी कैसे बनती है? जो एब्डोमिनल अओर्टा वो दो में जाके डिवाइड हो जाता है, वो इलियाक आर्टरीज में डिवाइड होती है ना। तो दूसरा होता है लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी। लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज में कौन कौन सी आएगी? अगेन भाई कोरोनरी आर्टरी आ जाएगी और पॉप्लिटरल आर्टरी आ जाएगी, ठीक। और फिर तीसरी जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं, एरिथ्रोमास कैन ग्रेजुअली ऑक्लूड लुमिना, ठीक है ना। जो स्मॉल आर्टरीज में एरिथ्रोमा अगर होगा ना, तो वो क्या करेगा कि जो स्मॉल आर्टरीज है उसकी लुमिना को ऑक्लूड कर देगा, तो ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके आगे जो है इस्चीमिया हो जाएगा। जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये कोई आर्टरी है, बहुत स्मॉल वेसल है, यहाँ एरिथ्रोमा बन गया, ठीक। यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, अब ब्लड फ्लो नहीं हो गया, तो ठीक है, क्या होता है फिर? इस्चीमिया यहाँ हो जाता है। इस्चीमिया फिर ये क्या आगे जाके बनता है? गैंग्रीन, ठीक है ना। इतनी चीजें हम लोग जनरल पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इन स्मॉल आर्टरीज एरिथ्रोमास ग्रेजुअली अक्लूड लुमिना कंप्राइजिंग ब्लड फ्लो टू डिस्टल ऑर्गन कॉजिंग इस्चेमिक इंजरी। लेस, यहाँ पे कंप्राइजिंग लेस ब्लड फ्लो, ठीक है ना। ये डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक। अब आगे बात करते हैं मेन एथेरोस्क्लेरोसिस समझने के लिए, ठीक है ना। डेफिनेशन हो गई, उसको लिख लेना। इसको पेज में शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो बात करते हैं मेन एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो पहला डैमेज क्या होता है? यहाँ पे इंडोथीलियल इंजरी का डैमेज हो जाता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? तो पैथोजेनेसिस मान लो कि इसमें क्या होता है, पहले तो इसकी पैथोजेनेसिस का नाम ही है रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस कभी भी एग्जाम में लिखने को है तो रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस लिखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डैमेज क्या होता है? इंडोथीलियल इंजरी। अब इसके रिस्क फैक्टर्स मैं बात करता हूँ। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स की। तो दो तरीके के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में। एक जो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, वो एक तरह के रिस्क फैक्टर हो गए, और जिसको नहीं मॉडिफाई किया जा सकता वो दूसरे तरह के रिस्क फैक्टर हो गए। तो मॉडिफाइबल में क्या आ जाएंगे? हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर हमने हाइपरलिपिडीमिया को मॉडिफाई कर दिया, जैसे कि लिपिड की मात्रा कम कर दी, लाइपेजेस दे दिए, ठीक है ना, तो हाइपरलिपिडीमिया एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स दे दी, तो ये इसको चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है। हाइपरटेंशन की दवाई दे दी तो इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। स्मोकिंग बंद कर दी तो इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। डायबिटीज की भी दवाई हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, कम खा के या दवाई से मेटफॉर्मिन वगैरह देके, तो ये भी मॉडिफाइबल है। इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAIDs और स्टेरॉइड्स देके। फिजिकल इनएक्टिविटी, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स है, एक तरह से सारों को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन मॉडिफाइबल की। तो पहले तो जेनेटिक हिस्ट्री हो गई, दूसरी फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपकी जो जीन्स में मिली है, जो फैमिली से आई है, जो परिवार से आई है, एज हो गया आपका, जो जेंडर है, तो इन सब चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। और एक पर्सनालिटी होती है, टाइप ए पर्सनालिटी, ऐसा काम जो ज्यादा स्ट्रेस दे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे, ठीक है ना। तो उन्हीं को आप साइकेट्री में पढ़ेंगे, टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। जैसे स्ट्रेस ज्यादा कौन लेता है? डॉक्टर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि ऑपरेशन टेबल पे डॉक्टर की डेथ हो गई, कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस था उसको, ठीक है, काम करते करते उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो ये सब होती हैं चीजें, ठीक है ना, ये सब बहुत कॉमन है आज की डेट में, ठीक है ना। अब आते हैं अपन पैथोजेनेसिस पे। इसकी पैथोजेनेसिस मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंडोथीलियल इंजरी से जो पैथोजेनेसिस होती है, इसकी सबसे ज्यादा आपको कौन सी याद करनी है? रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिएगा, रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो ये इंडोथेलियल पहले तो इंजरी होगी, ठीक है। मैं पूरा आपको स्टेप बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्क्राइब करूंगा आपको कैसे क्या
क्यों कब कहाँ होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो इस पर क्या होता है कि एंडोथीलियम की इंजरी हुई, ठीक है ना, तो ये एक्टिवेटेड हो गया। यहाँ पे जो इंजरी हुई है ना, तो ये एक्टिवेट हो गया। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी अपन समझते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइपोप्रोटीन है, ये लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, तो इसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और ये बिटवीन इंटीमा एंड मीडिया जाके डिपॉजिट कर जाते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा इंटीमा है, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक। ये यहाँ पे इधर कहीं तुम्हारा ट्यूनिका मीडिया होगा, ठीक है ना। ये पूरा ट्यूनिका मीडिया, ये इनके बीच में, बिटवीन ट्यूनिका इंटीमा एंड ट्यूनिका मीडिया। ब्लड वेसल वॉल किससे किससे बनी होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका मीडिया में मसल लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। ठीक, अब ये क्या करता है, जब ये एलडीएल यहाँ पहुंचा तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, तो ये एलडीएल जो है ऑक्सीडाइज हो गया। ये एलडीएल क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये फ्री रेडिकल का फॉर्म लेता है, ठीक है ना। और फ्री रेडिकल क्या करता है? इंजरी करता है, ठीक है ना। अब ये जैसे फ्री रेडिकल का फॉर्म लिया तो ये क्या होता है, जो तुम्हारा लाइपोप्रोटीन है इसको इनगल्फ कर लेते हैं मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। ये देखो, ये मैक्रोफेजेस हैं तुम्हारे, ये मोनोसाइट्स है, ये इसको इनगल्फ कर ले रहे हैं। ये जो लाइपोप्रोटीन है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। ये जो ओ है ब्लू कलर का छोटा छोटा, ये तुम्हारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और ये ग्रीन कलर का है एलडीएल मॉलिक्यूल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये जाता है, तो ये जो ढेर सारे ये जो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स हैं, ये मतलब कि एक जगह थोड़े से डिपॉजिट होंगे, और इन्हीं को कहते हैं अपन फोम सेल कहते हैं ना। फोम सेल क्या होते हैं? लिपिड लैडन मैक्रोफेजेस। इन्हीं को क्या कहते हैं? लिपिड लैडन। यही जो लिपिड लैडन जो मैक्रोफेजेस हैं, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ले लिए, तो ये लिपिड लैडन हो गए, ठीक है ना। तो ये इसी को फोम सेल कह देंगे। अब देखो आगे क्या होता है, आगे ये प्लेटलेट के साथ अडेयर कर जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये प्लेटलेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो ये प्लेटलेट हैं, इन्हीं के साथ अडेयर कर गए। और यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर, सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि होते हैं पीडीजीएफ एंड टीजीएफ बीटा, ठीक है ना। टीजीएफ बीटा और पीडीजीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। ये सब पढ़ चुके हो तुम। ग्रोथ फैक्टर्स इसने निकाले, और ये रिक्रूट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या आते हैं? कोलाजन और स्मूथ मसल आते हैं। ये कोलाजन हो गया, ये तुम्हारा स्मूथ मसल हो गया, और इसी को अपन क्या कह देंगे? फाइब्रो एथेरोमा। इसको क्या कह देंगे अपन? फाइब्रो एथेरोमा, ठीक है ना। अब मैं पूरा इस डायग्राम से एक बार समझा दे रहा हूँ। तुम्हारे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आए, ठीक है ना, यहाँ पे आके वो ऑक्सीडाइज हो गए, ठीक। ये छोटे छोटे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। अब क्या हो गया, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको जो फ्री रेडिकल हो गया तो इसको मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट चाहिए भाई, तो मोनोसाइट आके इसको मतलब कि इनगल्फ कर लिए। अब ये आके इनगल्फ कर लिए तो बड़े बड़े हो गए, तो लिपिड लैडन एक तरह से मैक्रोफेजेस मोनोसाइट हो गए। इन्हीं को क्या कहते थे अपन? फोम सेल्स कहते थे, ठीक है ना, फोम सेल्स कहते। अब क्या हो गया कि यहाँ पे आके प्लेटलेट आके अधेयर हो गए, ठीक ना। अगर यहाँ पे फोम सेल मैक्रोफेजेस आ गए तो प्लेटलेट को भी आना पड़ेगा, क्योंकि इंडोथीलियल इंजरी है, तुम लोग जानते ही हो। मोनोसाइट और प्लेटलेट आएंगे तो इंडोथीलियल इंजरी है, तो अब ये प्लेटलेट आ गए तो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे, सिंपल सी बात है। तो पीडीजीएफ और टीजीएफ बीटा रिलीज हो गए, ठीक है ना। और जब पीडीजीएफ और टीजीएफ बीटा रिलीज हो गए तो यहाँ पे स्मूथ मसल और कोलाजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आके वो डिपॉजिट हो गए, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को अपन फाइब्रो एथेरोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसी पूरे स्ट्रक्चर को? फाइब्रो एथेरोमा। क्या कहते हैं? फाइब्रो एथेरोमा। अब इस डायग्राम से, इसी चीज़ को इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा ल्यूमेन है, ल्यूमेन डिक्रीज हो जाएगा। ये पहले नॉर्मल ल्यूमेन रहा होगा, अब यहाँ पे फाइब्रो एथेरोमा बन गया तो ल्यूमेन जो है डिक्रीज तो होगा ही, ठीक है ना। तो देखो अब क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो कोलाजन आएगी, फिर उसके अंदर स्मूथ मसल, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गए, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड हो गए, ये फोम सेल जो लिपिड लैडन मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट होते हैं, और ठीक है ये बीच में नेक्रोसिस हो जाती है ना, नेक्रोटिक कोर पढ़ा होगा आपने, नेक्रोटिक कोर। तो इसी को क्या कहते हैं? फाइब्रो एथेरोमा। इसी को क्या कहते हैं? फाइब्रो एथेरोमा। अब फाइब्रो एथेरोमा के दो पार्ट होते हैं, एक फाइब्रस कैप होती है, एक लिपिड कोर होती है, ठीक है ना। अब फाइब्रस कैप में क्या क्या आ जाएंगे? जो फाइब्रस, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाले जो होते थे, उसी को फाइब्रस कैप कह देंगे, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से होंगे? आपकी कोलाजन हो जाएगा और आपका स्मूथ मसल हो जाएगा। और लिपिड कोर में क्या कहेंगे? लिपिड कोर में क्या क्या दिख रहा है अपने को? एक तो फोम सेल दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड दिख रहा है अपने को, एक नेक्रोटिक कोर दिख रहा है, तो ये तीनों लिपिड कोर में आ जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखने हैं, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन
ऑफ देखो ये क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, और ये एथरोस्क्लेरोसिस का भी मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है। एथरोस्क्लेरोसिस एक तरह से क्या है, इन्फ्लेमेशन ही तो हो रही है, इन्फ्लेमेशन ही तो हो रही है, क्योंकि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट ये सब आ गए, पीडीजीएफ टीजीएफ बीटा रिलीज हो गया, इन्फ्लेमेशन ही है एक तरीके से। ठीक, अब आगे बात करते हैं। लाइपोप्रोटीन ए इज एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। ठीक है ना, यहाँ पे लाइपोप्रोटीन जो होती है ना, मोस्टली वो लाइपोप्रोटीन ए होती है, लाइपोप्रोटीन ए, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है या कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनसे इंडिपेंडेंट होती है। ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से एसोसिएट होते हैं। लाइपोप्रोटीन ए, जहाँ पे भी सवाल आए कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से कौन सी लाइपोप्रोटीन एसोसिएट होती है मोस्टली, तो आपको क्या मार्क करना है, लाइपोप्रोटीन ए। ठीक है ना। अब सिंगल फोम सेल क्या कहते हैं अपन, फैटी डॉट कह देते हैं। सिंगल फोम सेल को क्या कहेंगे, ये सब एक टर्म्स है, ठीक है ना। सिंगल फोम सेल को क्या कहेंगे, फैटी डॉट कह देंगे। और क्लस्टर ऑफ, जब वही चीज क्लस्टर बना लेगी तो उसी को स्ट्रीक कहते हैं। स्ट्रीक मतलब समझते हो, जैसे स्नैपचैट पे आप स्ट्रीक मारते हो ना, तो क्लस्टर ऑफ स्नैप्स भेजते हो, क्लस्टर ऑफ स्नैप्स, क्लस्टर ऑफ स्नैप्स, तो उसी को स्ट्रीक, उस वहीं से स्ट्रीक आ गई। जब क्लस्टर ऑफ फोम सेल हो गए तो वही को क्या कहेंगे, फैटी स्ट्रीक। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं हम।